हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर करेक्शन ऑफ एरर्स। अच्छा चैप्टर होने वाला है करेक्शन ऑफ एरर्स कह लो या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कह लो, एक ही बात है। इसमें भैया थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। जनरल एंट्री कुछ मतलब डेबिट कुछ करना होता है, क्रेडिट कुछ करना होता है, अगर कुछ छोड़ देते हैं फिर उसको आपको अच्छे से सॉल्व करके मतलब एक परफेक्ट एंट्री करनी होती है। और जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि कैसा अच्छा चैप्टर होने वाला है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 330, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हसीन्स बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2010 आपको दिखाया हुआ है, जिसमें प्रॉफिट कितने का है 54,250 का। ये सब अभी हमने करेक्शन नहीं करी हैं, उससे पहले का है। जब करेक्शन करेंगे तो उसके बाद का आप लोगों को अमेंडेड प्रॉफिट बताना है, यानी कि जो भी हम लोग करेक्शन करने के बाद जो प्रॉफिट आने वाला है वो वाला बताने वाले हैं, ईयर एंडेड 31 जुलाई 20x2 का। ठीक है, यहाँ पे 31 जुलाई 20x10 का था और ये x2 का है। ठीक है, तो वो देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिया है, कैश ड्राइंग्स ऑफ $250 हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, आपने सबसे पहले बात ये है कि आप लोगों ने ड्राइंग्स जो भी हैं वो अकाउंट नहीं करी है, यानी कि रिकॉर्ड नहीं करी। सबसे पहली बात, ड्राइंग्स की अगर आप एंट्री करते हो तो आप लोगों को पता है कि हम ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा कि हम जब भी मतलब कैपिटल में से डिडक्ट करके दिखाते हैं कि हम लोगों ने ड्राइंग कर दी तो हमारा कैपिटल जो है वो कम हो गया। तो जब भी कैपिटल कम होता है, और कैपिटल कम हम कहाँ पे करके दिखाते हैं, बैलेंस शीट पे ऑब्वियसली। और अभी हमारे को पूछा हुआ है प्रॉफिट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट का कभी भी इम्पैक्ट दिखने तो P&L से जो भी इम्पैक्ट आएगा वो आएगा। तो ड्राइंग्स हमारा कोई एक्सपेंस वगैरह तो होता नहीं जिससे हमारा प्रॉफिट कम या बढ़ेगा। ठीक है, और कैपिटल को कम करता है। कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है, हमें बैलेंस शीट का लेना तो है नहीं क्योंकि अभी हम प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आगे दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, डेट अमाउंटिंग टू 420, ठीक है, यानी कि विच वर प्रोवाइडेड अगेंस्ट इन फुल ड्यूरिंग द ईयर शुड हैव बीन रिटन ऑफ एज ए रिकवरेबल। यानी कि डेट्स अमाउंटिंग जो भी $420 के मान के चलो हम लोगों को पैसा आना था, और हम लोगों ने उसको प्रोवाइडेड भी किया था, यानी कि हमने प्रोविज़न बना रखा था डेट का, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है ना, तो वो हम लोगों ने बना रखा था। अब क्या हुआ है, हमने 420 का प्रोविज़न बना के रखा। हमें लग रहा था कि यार हमें पैसे आने वाले टाइम में नहीं मिलने वाले हैं, और ऐसा ही होता है। देखो, जो भी 420 के हैं वो इर्रिकवरेबल बन जाते हैं। पहले हमने 420 का इसलिए बनाया था कि हमें लग रहा था पैसे शायद से आएंगे, ज़्यादातर चांस है कि नहीं आएंगे, तो हमने 420 का पहले से प्रोविज़न बना लिया। प्रोविज़न मतलब कि हमें लगता है कि हमें आने वाले टाइम में लॉस हो सकता है, इसलिए हम पहले से प्रोविज़न बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता चलता है कि यार अब वो इर्रिकवरेबल है। इर्रिकवरेबल का मतलब हो गया कि अब हमें पता चल गया कि हाँ अब तो आएगा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, मतलब अमाउंट मेरे को नहीं आने वाला। तो यानी कि अब नहीं आना, तो देखो इसका भी कोई मेरे को इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला, मैंने जो प्रोविज़न पहले से बना रखा है। तो अगर मैं इसकी एंट्री करके बताऊँ तो देखो, इर्रिकवरेबल डेट को मैं डेबिट कर देता हूँ, है ना। और अगर मेरे को क्रेडिट करना होगा तो मैं क्या कर देता हूँ, टू प्रोविज़न। क्रेडिट क्या करता हूँ, टू प्रोविज़न, तो इर्रिकवरेबल डेट को मैं डेबिट करता हूँ, प्रोविज़न को क्रेडिट करता हूँ, और इससे जो है मेरा प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि देखो, मैंने पहले से ही प्रोविज़न बना रखा था $420 का, कि मेरे को लग ही रहा था कि मेरे को पैसे नहीं आने वाले। तो ऐसा ही हुआ, पैसे मेरे को नहीं आए, तो इससे भी प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्लीन ग्रीन रखते हैं ताकि देखने में बढ़िया लगे। और इसके बाद आपको थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, रेंटल इनकम $300 की, गलती से क्लासीफाई कर दी है इंटरेस्ट रिसीवेबल की तरह। तो देखो, देखो सबसे बात ईजी बात यही है कि इसमें कोई प्रॉफिट पे चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंटेशन गलत करी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन गलत करी है। प्रेजेंटेशन गलत करने का मतलब क्या हो गया, मान के चलो आप लोगों को इनकम, देखो प्रॉफिट है आपका 50,000 का। ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट आपको मान के चलो पहले 49,000 का ही था। आप लोगों को कोई इनकम मिली, रेंटल इनकम ही मान के चलते। ठीक है, रेंटल इनकम मिली तो 1,000 की थी, तो रेंटल इनकम 1,000 की मिली। अब आपका प्रॉफिट इसको ऐड करने, क्योंकि इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो अब कितना हो गया प्रॉफिट आपका 50,000 का। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है कि रेंटल इनकम को आपने क्लासीफाई कर दिया इंटरेस्ट रिसीवेबल की तरह। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल की भी क्या ही है, एक तरह से मेरी इनकम ही है ना। तो पहले भी 49 था, उसमें भी मेरे को 1,000 ऐड ही करना था, तब भी मेरा प्रॉफिट कितना होता, 50,000 का ही। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप देखो, करना तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाना ही था। रेंटल इनकम से भी प्रॉफिट बढ़ा और इंटरेस्ट रिसीवेबल से भी प्रॉफिट बढ़ा, तो कोई दिक्कत तो आई नहीं, प्रॉफिट तो सेम का सेम ही रहा। बस आपने प्रेजेंटेशन जो है वो गलत करके दिखा रखी थी, इसलिए इसका भी कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला। इसके बाद जो है फोर्थ स्टेटमेंट, लास्ट ईयर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट का प्रॉफिट पे हमारे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। फोर्थ में कह रहे हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड $200 जो कि कैश में रिसीव किए गए थे क्रेडिट कस्टमर से, लेकिन कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो उसकी रिकॉर्ड नहीं करी गई। तो देखो आप खुद सोचो, देखो हम लोगों को मान के चलो कैश मिलता है। ठीक है, हमको पैसे लेने थे रिसीवेबल वगैरह से, अब वो हमें पैसे दे रहे हैं, तो मैं एंट्री क्या पास कर देता हूँ, कैश डेबिट, क्योंकि मेरे को कैश आ रहा है, टू रिसीवेबल्स,
यहाँ पे कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरे को प्रॉफिट में कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे को पहले से ही $200 आने थे और अब वो मेरे को आ गए, $200 आ गए, तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया और रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट कर दिया। दोनों जो हैं वो आइटम किसके हैं? बैलेंस शीट के। कैश भी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रिसीवेबल भी हम बैलेंस शीट पे दिखाते हैं, और प्रॉफिट पे इससे हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चारों स्टेटमेंट हैं उससे चारों की स्टेटमेंट का हमारे प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो जो पहले प्रॉफिट था वही प्रॉफिट जो है वो इस साल भी रहने वाला है, यानी कि 54,250। और सी ऑप्शन में देखो आपको दे रखा है यही ऑप्शन, तो यस 54,250 ही होगा, क्योंकि कोई भी ये चारों स्टेटमेंट से हमारे प्रॉफिट पे फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 331, इसमें देखते हैं क्या कहते हैं। एक बुक कीपर है ऑफ हाई हर्डल्स वॉज इंस्ट्रक्टेड टू मेक अ कॉन्ट्रा एंट्री बनानी थी $270 की बिटवीन द पेबल्स और रिसीवेबल अकाउंट की, ठीक है, जनरल लेजर में। लेकिन बुक कीपर ने रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन बाय डेबिटिंग रिसीवेबल्स और क्रेडिटिंग पेबल्स। ओ हो। देखो आप लोगों को करना क्या था और यहाँ पे कर क्या दिया, बहुत ईजी सा एग्जांपल है, और ये हम लोगों ने मतलब पहले वाले चैप्टर्स में भी थोड़ी बहुत रेक्टिफिकेशन हम लोगों ने कर रखी है, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखो सबसे पहली बात हम लोगों को करना क्या था, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स में भी एग्जाम किट्स में हम लोग कर चुके हैं, चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो एक काम किया करो, पेबल्स को हमेशा डेबिट कर दिया करो। पेबल्स को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। आपको करनी थी क्या, 270, बट आप लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोड़ी करेंगे, क्वेश्चन अभी हमें देखना है नहीं, बाकी बस साइड में देखना चाहिए। और हम लोगों ने कर क्या दिया है, रिसीवेबल को डेबिट कर दिया है, और किसको क्रेडिट करा है हम लोगों ने, पेबल्स को। ठीक है, हम लोगों ने एंट्री कौन सी कर दी है, ये वाली। आपको करनी कौन सी थी, ये वाली एंट्री करनी थी। ठीक है, आपको ये वाली एंट्री करनी थी, बट आप लोगों ने कर कौन सी दी है, ये वाली एंट्री कर दी। अब देखो आपको सही एंट्री करने के लिए क्या करना है, करनी ये वाली थी, आप लोगों ने कर क्या ये दी। देखो आपको किसको डेबिट करना था, आपको करना था पेबल्स को डेबिट करना था, लेकिन आपने पेबल्स को क्रेडिट कर दिया। तो एक काम करो, पेबल्स को डेबिट करना था ना, तो पेबल्स को आप डेबिट करके दिखा दो। ऐसे हम रेक्टिफिकेशन को देखो करने का यही तरीका है, जो आपको करना था वो कर दो, इसके बाद अमाउंट आपको खुद पता चल जाएगा। हमको पेबल्स को डेबिट करना था, पेबल्स को डेबिट कर दिया। अब सवाल ये आता है कि कितने से। देखो पेबल को हमें 270 से डेबिट करना था, 270 से डेबिट करना था, लेकिन हम लोग पहले ही पेबल को कम करके दिखा चुके हैं $270 से। यानी कि किसी चीज़ को मेरे को 270 से बढ़ाना था, लेकिन पहले मैंने क्या कर दिया, 270 से कम करके दिखा दिया। तो अब मेरे को उसको उसके डबल अमाउंट से बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, तभी जो है वो मेरी एंट्री जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको इसी में ना एक अच्छे से एग्जांपल से बताता हूँ, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे जब भी डबल अमाउंट हो जाता है तो आपको पता चल जाए कि बाद में दिक्कत ना आए। देखो मान के चलो मेरे पास थे कहते हैं $2,000। ठीक है, $2,000 मेरे पास पड़े हुए थे। अब क्या किया, मेरे को ना इसमें प्लस करना था 500। ठीक है, $500 मेरे को ऐड करने थे, एग्जांपल है। ठीक है, $500 मेरे को ऐड करने थे, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने $500 माइनस कर दिए। तो मेरे पास अब अमाउंट कितना बचा, 1500। लेकिन मेरे को 500 ऐड करना था, तो मेरे पास अमाउंट कितना बचना चाहिए था, 2500, है ना। 2000 में मैं 500 ऐड करना चाहता था, तो मेरे को 2500 अमाउंट चाहिए था, पर मेरे को मिला कितना है, 1500। यानी कि बीच में डिफरेंस कितने का आ गया है, 1500 और 2500 में से 1000 का डिफरेंस आ गया है। देखा 500 की मैंने गलती करी, तो डिफरेंस कितने का आ गया है, 1000 का, यानी कि डबल का इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे ही सेम सिचुएशन जो है वो मेरी उसमें भी हुई है। यहाँ पर मेरे को डेबिट किसी और को करना था, मैंने गलती से उसको क्रेडिट कर दिया, तो अब मेरे को वापस से डेबिट करने के लिए डबल से उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको 270 से नहीं 540 से डेबिट करूँगा, और वही क्रेडिट भी जो है रिसीवेबल को डबल से करूँगा, यानी कि एक सेकेंड, रिसीवेबल 540। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है वो आपको दे रखा है, अनलेस द एरर इज करेक्टेड प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। अब आपको बताने कि प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा, अंडरस्टेट होगा, या फिर प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको एंट्री पता चल गई कि हम लोगों को एंट्री क्या करनी थी। अब इससे हमें कुछ भी नहीं करना। देखो तो आपको यहाँ पे बता रखा है, तो यहाँ पे अगेन आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, अनलेस द एरर इज करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो ओवर, देखो थोड़ा जूम करते हैं, प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगा 540 से। नेट एसेट जो है, नेट एसेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था एसेट माइनस लाइबिलिटी, आप मान के चलो। ठीक है, ये जो है वो ओवरस्टेट हो जाएंगे, फिर नेट एसेट्स ओवरस्टेट इतने से हो जाएंगे। सबसे पहली बात $270 वाले का तो कुछ करना नहीं। ए और सी में देखो आपको प्रॉफिट में बता रखे कि ओवरस्टेट होगा या फिर नेट एसेट्स ओवरस्टेट होंगे, बट जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी बात करी थी, हमारा प्रॉफिट से देखो पेबल जो है वो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, पेबल जो है वो हमेशा बैलेंस शीट पर आता है, ओके, और रिसीवेबल भी कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट पर। तो दोनों मेरे आइटम कौन से हैं, बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट के जो भी आइटम है उससे मेरा प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, मान के चलो कि अगर ये पेबल और रिसीवेबल के चक्कर में देखो मेरा पेबल का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, जब मैं परचेज़ करता हूँ सामान, है ना,
जब भी मैं कुछ सामान खरीदता हूँ तभी तो पेबल्स आते हैं, और अगर मैं कुछ सामान बेचता हूँ क्रेडिट पर तब मेरा जो है वो रिसीवेबल्स आते हैं ना। तो अगर मेरी परचेज़ या फिर सेल्स में कोई फ़र्क पड़ता तो मैं देखता कि यार हाँ, प्रॉफ़िट पे मेरा कोई फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी इन्होंने क्या करा है, बस पेबल और रिसीवेबल को गलत करके दिखाया है, जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रिसीवेबल और पेबल की जो है वो गलत एंट्री करी हुई है, और रिसीवेबल और पेबल दोनों जो है वो बैलेंस शीट के आइटम है, इसलिए उसका प्रॉफ़िट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसीलिए इसका डी ऑप्शन जो कि लिखा है द एरर शुड बी करेक्टेड, यानी कि ये जो आपको एंट्री करनी थी, ये वाला जो हमने मेन बढ़िया एंट्री है, ये वाली एंट्री आपको पास कर देनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट या फिर नेट एसेट्स कोई भी जो है वो ओवरस्टेट नहीं हो रखा है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 332। इसमें क्या पूछ रहा है आप लोगों से, देखो इसमें कह रहे हैं एट 30 सितंबर 2018 द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है आप लोग रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिक्वायर इंक्लूजन, तो आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो यार रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या क्या भूल गए, देखो 1 सितंबर 2018 को, 1 सितंबर को है ना, और 30 सितंबर की बात बता रखे हैं ये। एमसीडी कंपनी, एमसीडी बोले मैकडी एमसीडी बोले, ठीक है, एमसीडी कंपनी ने रिसीव किए हैं 5,000 के डिपॉजिट फॉर गुड्स विच वर डिस्पैच टू द कस्टमर ऑन 15 अक्टूबर 2018। 2018 का मतलब जो डिस्पैच कर रहे थे 2018 के लिए 5,000 के, लेकिन उनको रिसीव कब हो गए हैं, 1 सितंबर 2018 को। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं, जूम आउट करेंगे और ये जो साइड का चीज़ें हैं उसको हटाते हैं, और जो जो हमारे स्टेटमेंट पे जो भी हमारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि देखो हम लोगों को क्या बताना है, फॉर दिस आइटम व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन टोटल फिगर्स इंक्लूडेड इन द एमसीडी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको यानी कि देखो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखे हैं, यानी कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में बताना है क्या प्लस हुआ है क्या माइनस हुआ है। सबसे पहली बात, ये एक काम करते हैं, यहाँ पर साइड में करंट एसेट्स लिख लेते हैं और एक लाइन डालकर करंट लायबिलिटीज़ लिखेंगे, और जो भी स्टेटमेंट पे हमारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट में देखो आप लोगों को क्या हुआ है, 1 सितंबर को रिसीव किए हैं $5,000, $5,000 आपको मिले हैं क्योंकि आप लोगों ने गुड सेल करे थे। और लेकिन ये बात भी है कि आप लोगों ने जो कस्टमर तक कब पहुँचे, 15 अक्टूबर को, यानी कि ये लोग जो हम लोग IFRS 15 होता है रेवेन्यू वाला, IFRS 15, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हम लोगों को सेल्स तब रिकॉर्ड करनी चाहिए जब भी हम लोग डिस्पैच करते हैं, कस्टमर तक पहुंचती है। ठीक है, ये लोग आप आगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अच्छे तरीके से IFRS 15 वगैरह पढ़ोगे, बाकी इसमें भी जो है वो पूरा IFRS 15 मतलब रेवेन्यू वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये सब चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो $5,000 आपको मिल गए, अभी मिल गए, यानी कि आपको कैश रिसीव हो गया। और अगर आपको कुछ भी पैसा अभी मिल जाता है तो आपका क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, $5,000 से मेरा करंट एसेट जो है वो बढ़ जाएंगे। बट 15 अक्टूबर को सेल मतलब एक्चुअल में कस्टमर को डिस्पैच किया गया, यानी कि अभी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बाद में करनी थी, अभी हो गई, तो एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। तो 5,000 की मेरी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पहले स्टेटमेंट का ये इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आप लोगों को दे रखा है 1 अगस्त 2018 को एमसीडी कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है $5,000 का 6 मंथ के लिए, जो कि पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई 2018 से। तो 5,000 के आप लोगों ने इंश्योरेंस जो है वो प्रीमियम पेड कर दिया गया है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और अभी देखो 30 सितंबर की आपको जो है वो बातें बताई गई हैं। देखो यहाँ पर हम एक इंश्योरेंस प्रीमियम का थोड़ा सा लाइन ग्राफ बनाएंगे, तो हमारा जो है वो 1 जुलाई यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, 1 जुलाई, और अगर आपको 6 महीने की इंश्योरेंस प्रीमियम है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक जो है वो आपकी जो है वो चलनी चाहिए इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी चीज़ चल रही है। और अभी तक हम कहाँ पर हैं, सितंबर के अंदर है। ठीक है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ तक 30 सितंबर तक हमारे कितने महीने होते हैं, 3 महीने। तो यानी कि 3 महीने की जो है वो हमने अभी पे करी है, और बाकी 3 महीने जो एक्स्ट्रा हैं, ये वाले महीने, इसकी हमने पहले से ही पे कर दिया। हमारा ईयर कब तक का है, यहाँ तक का। ठीक है, ये आपको एक्रूअल ये सब चीज़ें जो हैं वो वाली कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाले चैप्टर में आपको जो पुरानी नॉलेज है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारा ईयर जो है वो 30 सितंबर तक की है, और यहाँ पे आपको देख रहे हो 30 सितंबर 2018। बट आप लोगों ने पेमेंट जो है वो उसके बाद की कर देगी। अगर आपने पेमेंट किसी चीज़ की पहले ही कर दिया तो क्या होती है, प्री पेमेंट होती है, आपकी काइंड ऑफ एसेट होती है। कितनी होती है, 5,000 की पेमेंट करी है आपने, टोटल 6 महीने थे, टोटल 6 महीने थे, जिसमें से आप लोगों ने 3 महीने इस साल की करी है, बाकी 3 महीने अगले साल की करी है। तो प्री पेमेंट कितनी होगी, 5,000 इंटू 3/6 कर दोगे, क्योंकि 3 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है।
और 3/6 क्यों करा है, क्योंकि देखो 6 महीने की थी, पूरे साल की नहीं थी, इसलिए 3/6 किया, वरना 3/12 करते। तो सबसे पहली बात, ये जो आपका प्री पेमेंट है वो आप लोगों की जो है एसेट बन जाता है, पता है हम लोगों को, ये सब हम लोग एक्रूअल प्री पेमेंट अच्छे से बात करके आए हैं, ठीक है। और एक बड़ी बात और भी होगी कि आप लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे करी है 5,000 की, पे करी है, यानी कि आपके बैंक से या फिर कैश से रिडक्शन होगी, डिडक्शन होगी, क्योंकि आप लोगों ने पैसा पे करा है, और पैसा पे करोगे तो आपके करंट एसेट्स क्या होंगे, कम। तो 5,000 से अभी के अभी जो है वो हम कम कर देंगे, क्योंकि हमने अभी पे करा है, ओके। तो आई होप आपको जो है वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी अभी तक। अब बहुत आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट जो है वो पढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो है आपको बता रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को MCD कंपनी ने रेज़ किया है 5 ईयर का बैंक लोन $12,000 का, जो कि रीपेबल है इन अ सिंगल कैपिटल सम एट द एंड ऑफ द लॉन्ग टर्म, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो पेबल है लोन एनुअली इन एरियर्स, यानी कि बाद में लास्ट में पे करते हैं हम लोग 5% पर एनम पे। और मतलब मेन अभी हमें यहाँ पे देखना है कि देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों ने लोन जो है वो रिसीव करा है, आप लोगों ने लोन लिया है। अब खुद सोचो, जब भी आप लोन लेते हो तो आपके पास पैसा आता है या फिर जाता है। अगर आप लोगों ने बैंक से लोन लेकर आए तो बैंक से आपके पास लोन आया, यानी कि आपके पास पैसा आया, पैसा आपका क्या होता है, एसेट। तो आपके पास एसेट बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है, 12,000 का, क्योंकि आप लोग अभी ही 12,000 का लोन लेके आए हो, आपके पास 12,000 रुपये पैसे रिसीव हो गए कैश में या फिर बैंक में, जो भी, ठीक है। तो 12,000 से हमारे करंट एसेट जो है वो बढ़ गए। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को इस पर इंटरेस्ट कितना देना है। देखो, सबसे पहली बात, अरियर्स में पे करते हैं बाद में, यानी कि 5% पर एनम पे देते हैं, और कितने महीने के लिए देना है वो देखना होगा। 1 अप्रैल है, ठीक है। और हमारा ईयर एंड कब है, 30 सितंबर 2021। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 6 महीने का जो है वो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट देने के लिए कितना देना पड़ेगा, देखो अब 12,000 का मैंने जो है वो लोन लिया है, 12,000 का, इस पे 6 महीने का मेरे को लोन देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 5%। इसको सॉल्व करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6/12, विच इज़ आपका होता है 300। और अगर आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना है अभी, तो ये आपकी जो है वो लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि आप लोगों को जो है वो इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट इज़ पेबल, इंटरेस्ट पेबल क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी होता है, तो इसको आप लाइबिलिटी में इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो अब यही था हमारा क्वेश्चन, अब इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। कितना कितना अमाउंट आ रहा है, फिर जो है वो हमें बता देंगे कि करंट एसेट्स लाइबिलिटी में क्या क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, एक काम करते हैं, करंट एसेट्स को देखो, करंट लाइबिलिटी तो 5,300 कितना होता है, 5,300, और 5,300 आपको COD में दे रखा है। चलो, तो करंट एसेट भी कर लेते हैं, 5,000 प्लस 2,500 माइनस 5,000 प्लस 12,000, ये आपका होता है 14,500, यानी कि करंट एसेट्स होंगे आपके, ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट एसेट 14,500 के, और करंट लाइबिलिटीज़ 5,300 की, ठीक है। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, देखो अभी तक मतलब हम ऐसे चल रहे हैं कि सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, और देर चाहे जितनी बजे लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 333, इसमें आप लोगों को क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो है वो बिज़नेस की फॉर द ईयर एंडेड आपको ध्यान रखना है 31 जुलाई 2018 का है, जिसमें से नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 57,400 का, ठीक है जी। बाद में डिस्कवर किया जाता है कि जो ऑफिस का फर्नीचर है वो परचेज़ किया गया था 1 फरवरी 2021 को, ओके। उसकी कॉस्ट थी 15,500 की, और उसमें जो है वो उसको, ओके। तो आप लोगों ने फर्नीचर ख़रीदा, तो आप लोगों को मेनली करना क्या था, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, बट आप लोगों ने कर क्या दिया, उसको एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस की तरह, ठीक है। आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, और आपको डेबिट किसको करना था, फर्नीचर को डेबिट करना था, ठीक है। द सूट ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की जो थी वो लाइफ थी, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 1,500 की थी, डेप्रिसिएशन मंथली बेसिस पे था, जो कि मंथ ऑफ परचेज से ही जो था वो स्टार्ट हो जाता था। तो आपको बताना है नेट प्रॉफिट क्या होगा ईयर एंडेड 31 जुलाई 2018 का, अगर हम इस सारे को सही कर देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये बात है कि देखो, अगर आप लोगों ने कोई एसेट को रिकॉर्ड करना था, ठीक है, एसेट की जगह आप लोगों ने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया। एसेट पे आपको पता है डेप्रिसिएशन लगती है, तो इससे हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। और अगर मैं उसको एक्सपेंस की तरह, देखो कोई चीज़ एक्सपेंस है तो उस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं लगता, यानी कि मेरा प्रॉफिट कम नहीं होता, लेकिन अब मैंने उसको एक्सपेंस की तरह दिखा दिया, यानी कि मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करा होगा। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करना है, फिर उसको एसेट की तरह दिखाना है ना। तो ये सब की इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा,
तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहली बात, आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो पहले से ही दे रखा है इतना। अब इसमें क्या प्लस माइनस करना है वो हमें देखना होगा। 57,400 इतना हमारे पास प्रॉफिट है। अब एडजस्टमेंट देखो, और सबसे पहली बात 15,000 जो 500 है उसमें से आप देखो डिप्रिसिएशन निकाल दें, ठीक है, डिप्रिसिएशन निकाल दें, क्योंकि हम लोगों ने डिप्रिसिएशन अभी तक नहीं लगाई। एक्सपेंस पे डिप्रिसिएशन थोड़ी लगती है, क्योंकि हमने उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा था, बट वो था क्या, एसिड। तो एसिड की तरह ट्रीट करो फर्नीचर को। फर्नीचर मान के चलो 15,500 उसकी कॉस्ट है ना, 15,500 उसकी कॉस्ट है, जिसमें से रेजिडुअल वैल्यू 1500 की, तो इसको माइनस करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू ये जो है वो मतलब फार्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का, कि जो भी कॉस्ट होती है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, अपॉन में जितनी भी लाइफ होती है 10 ईयर्स की होती है ना। तो कितना आ जाएगा, 15,500 माइनस 1500 अपॉन में 10, तो ये आपकी आती है 1400, ठीक है। 1400 जो होती है वो आपकी ये आ गई डिप्रिसिएशन। और देखो 1 फरवरी को आप लोगों ने जो है वो ख़रीदी थी, और आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 जुलाई 2018 का, और आपको पता है डिप्रिसिएशन मंथली बेसिस पे चार्ज होती है। तो जितना भी आपके महीने हैं, जैसे कि फरवरी से जुलाई तक मेरे ख्याल 6 महीने ही होते हैं, बाकी देखते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यस 6 मंथ्स ही होते हैं। तो 1400 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6/12, जो कि होता है 700। तो इतने से जो है वो आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है डिप्रिसिएशन का। तो अगर आप लोगों ने डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब आपको डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कितनी की करनी होगी, 700। और आपको पता है डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस मेरा प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है। तो मेरे को एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है, तो काम करते हैं, ये 57,400 जो था ना, इसमें से 700 को माइनस करना पड़ेगा। और एक और बात जो है वो लास्ट में रह गई है। आप लोगों को पता है, आपने किसी भी चीज़ को एक्सपेंस दिखाया था, अभी मैंने आपको बताया एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। और मैंने तो फर्नीचर क्या होता है, मेरा एसिड होता है, ठीक है भैया, और मैंने एसिड को क्या कर दिया था, एक्सपेंस की तरह, यानी कि मैंने पहले प्रॉफिट को कम से दिखाया था, अब प्रॉफिट को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने कॉस्ट कितनी की थी 15,500 की, इसको मैंने एक्सपेंस दिखाया था, अब इसको एसिड की तरह दिखाने के लिए इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करूँगा 15,500 को, और अब मेरा जो आंसर आएगा वो होगा मेरा पूरा टोटल प्रॉफिट 57,400, माइनस कर दूंगा मैं इसमें से 700 को, फिर मैं प्लस कर दूंगा 15,500, विच इज़ आपका होता है 72,200। ये जो है वो मेरा लास्ट में आंसर आएगा, और यही जो है वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो जो भी 700 डिप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया था वो कर दिया, और 15,500 इसको मैंने पहले एक्सपेंस दिखा दिया था, और एक्सपेंस की वजह से आपको पता है प्रॉफिट कम हो जाता है, तो प्रॉफिट वापस से बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को गलती से कम कर दिया था, क्योंकि मैंने एसेट को एक्सपेंस की तरह दिखा दिया था, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखो, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में हम लोगों ने चार्ज कर दिया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 334। इसमें आपको बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। सबसे पहली बड़ी बात, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है क्या है, मान के चलो कि कोई भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है या फिर कोई प्रिंसिपल है, उसको ब्रेक कर देना, वही एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। जैसे कि मान के लो कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने एसेट एक्सपेंडिचर की तरफ दिखा दिया, या फिर कुछ भी मतलब गलत चीज़ें जो हैं वो कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। उस वही चीज़ें जो होती हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर आती हैं। जैसे कि मान के चलो आप लोगों ने कोई नॉन करेंट एसेट को परचेज करा है, तो आप लोगों ने उसको डेबिट क्या कर दिया, नॉन करेंट एसेट अकाउंट में, ना कि परचेज अकाउंट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी वो हो जाती हैं, ठीक है। बाकी अब देखो, ए ऑप्शन में आपको बता रहा है गैस बिल क्रेडिटेड टू द गैस अकाउंट एंड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट। एक गैस का बिल था, ठीक है, और आप लोगों ने इसको गैस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और जो बैंक अकाउंट है उसमें डेबिट कर दिया। तो ये आप कह सकते हो, जैसे कि मान के चलो आप लोगों ने डेबिट और क्रेडिट को ही गलत कर दिया। आप लोगों को बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, और वो जो बिल को है वो डेबिट करना चाहिए था, बट आपने जो है वो इसका उल्टा कर दिया। आप लोगों ने बैंक को डेबिट कर दिया और जो बिल है उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये तो पूरी एंट्री आप लोगों ने गलत कर दी है, ठीक है। तो ये पूरी एंट्री गलत हो गई, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता। आप लोगों ने एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, कि जो भी हम करेक्ट अमाउंट होता है वो गलत टाइप के अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो नॉन करेंट एसेट्स का एग्जांपल लिया था। अगर आप नॉन करेंट एसेट परचेज करते हो तो आपको डेबिट क्या करना चाहिए, नॉन करेंट एसेट, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर देते हो गलती से, परचेज़, ठीक है। ये होता है जो एरर ऑफ प्रिंसिपल का एरर होता है। तो अब पहला ऑप्शन जो है वो नहीं होने वाला, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन पे, द परचेज ऑफ अ नॉन करेंट एसेट क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट एंड डेबिटेड टू द पेबल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपको बताया, जब आपने नॉन करेंट एसेट को परचेज करा तो आपने एसेट को क्रेडिट कर दिया और पेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अरे भैया ये सब क्या चीज़ें ला रहे हो आप। इन्होंने मतलब ऐसा कर दिया है कि हम लोगों को करना था, एसेट को डेबिट करना था और पेबल्स को काइंड ऑफ आप कह सकते हो क्रेडिट करना था, बट ये पेबल्स को डेबिट कर रहे हैं और एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब वही रिवर्स एंट्री कर दी, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, ठीक है।
तो ये वाली भी जो है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नहीं है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। सी ऑप्शन में आपको कह रहा है कि परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू द पेबल्स अकाउंट, वही जो मतलब मैंने आपको एग्जांपल लिया था, बट मैंने यहाँ से ऐसे मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि टेप की आपको एग्जांपल लिया था, ये मतलब ऐसे ही दिमाग में था। एरर ऑफ प्रिंसिपल जैसे अपने टाइम पे मैंने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ी थी तब यही दिमाग में अभी तक था कि यही होता है यार कि मतलब नॉन करेंट एसेट को डेबिट करना था बट आपने परचेज को डेबिट कर दिया है ना, और वही जो मैंने आपको बताया था वही वाली चीज़ है और यही होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। बाकी इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यार, आप लोगों को कुछ क्रेडिट करना था, आपने गलती से किसी और अकाउंट पे कर दिया, वो सब चीज़ें किसी को डेबिट को कुछ करना था लेकिन आपने उसको गलत अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल कि आपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को ही तोड़ दिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 335 और 335 कह रहा है तीरथ हु इज़ रजिस्टर्ड टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स, ठीक है, उसने परचेज इनवॉइस रिसीव करी फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर $750 की, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है 20% का, ठीक है। जब इनवॉइस को प्रोसेस कर रहे थे तो तीरथ ने रिकॉर्ड किया ओनली द इनवॉइस टोटल और सेल्स टैक्स को अकाउंट नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड जो है वो नहीं करा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि क्या एडजस्टमेंट्स तीरथ को करनी चाहिए जिससे सेल्स टैक्स का जो है वो मतलब सही अमाउंट आ जाए। देखो सबसे पहले सेल्स टैक्स का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो $750 है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। ये हम लोग मतलब टैक्स वगैरह जो मतलब हमने स्टार्टिंग में सेल्स टैक्स वाला चैप्टर वगैरह करा तो उसमें अच्छे से पढ़ा था कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 750 है और इंक्लूसिव है तो 20 अपॉन में 120 कर देंगे, एक्सक्लूसिव होता है 20 अपॉन 100 कर देते। 750 इंटू 20 बाई 120 विच इज़ आपका होता है 125, यानी कि आपने ये वाला अमाउंट जो है वो उसको नहीं रिकॉर्ड करा है। तो सबसे पहली बात ये जो 150 वाला है और इसको तो आप हटा ही दो, ए और सी तो आपके हो ही नहीं सकते, बी और डी ऑप्शन है। और आपको पता है जो भी परचेज में जो टैक्स लगता है सेल्स टैक्स वो डेबिट पे होता है और जो सेल्स पे लगता है वो क्रेडिट पे साइड पे आता है, ठीक है। तो इसमें तो पहली बात पेबल्स को डेबिट कर रखा है, पेबल्स को थोड़ी डेबिट करते हैं हम, तो परचेजेस को करेंगे ना, और वो भी डेबिट नहीं क्रेडिट, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बिल्कुल, $125 जो मैंने आपको बताया ऐसे निकलेगा। और सेल्स टैक्स हमेशा डेबिट होता है जब भी परचेज का केस होता है, और परचेजेस को हम क्या करके दिखाते हैं, क्रेडिट। और बाकी इसने जो है वो 750 वाला जो है वो मतलब जो भी इनवॉइस का अमाउंट था वो तो सही से रिकॉर्ड करा ही था, बस जो उसने सेल्स का टैक्स था वो अच्छे से इंक्लूड नहीं करा था तो वो हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 336 मैक्सी हु इज़ रजिस्टर्ड टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स, ठीक है। परचेज इनवॉइस करी है 3300 की प्लस सेल्स टैक्स है 20%। इनवॉइस को करते हुए मैक्सी ने रिकॉर्ड करें खाली ग्रॉस इनवॉइस अमाउंट और सेल्स टैक्स को वापस से इंक्लूड नहीं करा है। अब देख लो यहाँ पे रजिस्टर्ड अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स था, ठीक है। जो भी रिसीव परचेज इनवॉइस है ऊपर जैसा सेम लगभग ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। देखो 3300 जो है वो तो मेरा अमाउंट है, ठीक है, क्रेडिट सप्लायर का 3300 और 20% मेरे को सेल्स टैक्स लगाना है। अब देखो मेरे को ये नहीं बता रखा है इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, और यहाँ पे सेल्स टैक्स को बस जो है वो इंक्लूड नहीं कर रखा है। और अगर मेरे को कुछ भी नहीं बताया होता तो मैं नॉर्मल मान के चलता हूँ कि वो एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि 20% मैं उसको कर दूंगा अमाउंट में। मैंने ऊपर आपको बताया होगा कि 20 अपॉन में 120 करा था क्योंकि मेरे को साफ साफ दे रखा था क्या था, ये देखो इंक्लूसिव है ना। और यहाँ पे अगर मेरे को इंक्लूसिव वगैरह नहीं दे रखा है और बस नॉर्मल चीज़ लिखा है कि सेल्स टैक्स जो है वो मेरा 20% का है, तो मैं उसको एक्सक्लूसिव मान के कर दूंगा एंट्री 3300 मल्टीप्लाई बाई 20% विच इज़ 3300 मल्टीप्लाई बाई 20% विच इज़ होता है 660। और 660 अमाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ए और बी हट गया। और मैंने आपको बताया था सेल्स टैक्स का हमेशा जो भी इसमें जो है वो हम टैक्स लगाते हैं वो होगा डेबिट साइड पर ही आएगा क्योंकि परचेज़ ही हम लोग कर रहे हैं ना। तो ऊपर भी परचेज़ था, इसमें भी परचेज़ है, बस दिक्कत क्या थी वहाँ पे इंक्लूसिव था और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दे रखा था। तो कैलकुलेशन चेक कर रहे थे, सेल्स टैक्स यहाँ पे डेबिट, परचेज़ क्रेडिट, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 337। एजटेक कंपनी ने रिवैल्यू करा है अपना लैंड 30 जून 2016 को और 60,000 से 85,000 को, ठीक है, यानी कि 25,000 का जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा। द एंट्री इज़ द नॉन करेंट एसेट अकाउंट वॉज करेक्टली अकाउंटेड फॉर एंड द अदर अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन रिटेन्ड अर्निंग। तो मतलब इसने जो भी मतलब अलग से एंट्री करनी थी उसको इसने रिटेन्ड अर्निंग में क्रेडिट कर दिया। तो मैं ऐसे बताऊं कि जैसे मेरे को एंट्री करनी थी नॉन करेंट एसेट्स को मेरे को डेबिट करना था और टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, आरएस यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस ये मेरे को करना था। बट भाई साहब ने करा क्या है, ये वाली एंट्री सही थी बट उसने क्या कर दी है, नॉन करेंट एसेट्स को डेबिट करा है और रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो इसने गलत एंट्री कर दी क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर दिया बट क्रेडिट करना किसको था, रिवैल्यूएशन सरप्लस को। तो सही एंट्री करने के लिए मैंने आपको बताया, देखो जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट करो, जिसको क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट करो। रिवैल्यूएशन सरप्लस को
आपको ऐड करना था तो एक काम करो, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले से ही लिख दो। और रिटेन अर्निंग को आप लोगों ने पहले क्रेडिट कर दिया था, लेकिन उसको कुछ करना ही नहीं था, तो क्रेडिट को रिवर्स करने के लिए, क्रेडिट को हटाने के लिए उसको वापस से क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्रेडिट को हटाने के लिए उसका इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्रेडिट को क्या करता हूँ, डेबिट, और डेबिट को क्या करता है, क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग को मैं डेबिट करूँगा, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है और रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो खाली बी और सी ऑप्शन में हो रहे हैं, ठीक है। तो ए और डी ऑप्शन तो मेरे पहले से हट गए, क्योंकि यहाँ पे शेयर प्रीमियम या फिर शेयर कैपिटल आ गए। और अमाउंट देखो कितने का हो रहा है, 25,000 रुपये का जो है वो घपलेबाजी हुई है, ठीक है। तो 85,000 की तो कोई मेरे को ज़रूरत है ही नहीं। तो मेरा सीधा सीधा आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन। इसमें कोई ज़्यादा मतलब दिमाग वाली भी बात नहीं थी, ये तो मतलब 1 मिनट के भी अंदर किया जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बस 25,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा था, तो 25,000 से जो है वो हमारा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 338। ये क्या कह रहे हैं, जब परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते समय ट्रेड सप्लायर से लाइम कंपनी ने ग्रॉस कॉस्ट $1,500 की परचेज में और पेबल जनरल लेजर अकाउंट में जो है वो पोस्ट कर दी, ठीक है। और बोथ द सप्लायर एंड लाइम कंपनी जो है वो सेल्स टैक्स कितना लगाते हैं, 20% का, और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आपको अगेन नहीं दे रखा, तो आप लोगों को पता है हम लोगों को क्या लेना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए एरर को सही करने के लिए। सो इसमें देखो 1500 है सबसे पहले, इसमें आपको 20% का वापस से टैक्स रेट दे रखा है, 20%, और 20/120 मैं कर दूंगा। 1500 इंटू 20/120 वेजेस आपका होता है 250, ठीक है। तो 250 आपको देखो क्या दे रहा है, सेल्स टैक्स में 25 और 250, और परचेज को क्रेडिट कर रखा है 250 से। बाकी इसमें भी इस 300 से कर रखा है, तो ये नहीं होगा। बाकी सब भी ऑप्शन करेक्ट गलत हो गए, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। यहाँ पे देखो 20/120 मैंने करा है, फिर आप लोगों ने कहोगे कि भैया देखो आपने पहले वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन टाइप का था, यहाँ पे आपने 20/100 कर दिया, और यहाँ पर आपने जो है वो 20/120 कर दिया, ठीक है। तो दोनों के बीच में काइंड ऑफ कह सकते हैं क्वेश्चन का आप लैंग्वेज का फ़र्क देख लो। यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि जो भी परचेज़ करे थे गुड ट्रेड सप्लायर से, उसमें से ग्रॉस कॉस्ट जो है $1,500 की वो परचेज़ और पेबल जनरल लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दी थी, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि जो भी हमारा अमाउंट है, जो भी हमारे सेल्स टैक्स रिसीव है परचेज इनवॉइस की, वो क्रेडिट सप्लायर से 3300 प्लस सेल्स टैक्स था, उसके हम लोगों ने जो है वो इन्वॉइस करते वक्त मैक्सी ने खाली रिकॉर्ड करा था ग्रॉस इनवॉइस अमाउंट, जो कि सेल्स टैक्स में अकाउंट नहीं करा था। सेल्स टैक्स में अकाउंट नहीं करा था, इसका मतलब जो है वो मेरे को ये नेट अमाउंट दे रखा था, ये जो था वो मेरे को नेट अमाउंट दे रखा था, यानी कि इसमें से पहले से ही ये जो 3300 है, इसमें से मेरे को टैक्स पहले से हटा के दे रखा था, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रॉस इनवॉइस अमाउंट में सेल्स टैक्स को जो है वो काउंट नहीं किया गया था, और 3300 प्लस सेल्स टैक्स था, ठीक है। इसलिए मेरे को जो है वो नेट अमाउंट दिया गया। बट ये वाले क्वेश्चन में 1500 में मेरे को साफ साफ दे रखा है कि लाइम कंपनी ने जो पोस्ट किया है ग्रॉस कॉस्ट को $1,500 की, उसमें परचेज और पेबल जनरल लेजर को है, और उसके अंदर सप्लायर जो भी लाइम कंपनी के थे उसमें जो है वो सेल्स टैक्स कितने का था, 20% का। तो यानी कि ये वाला जो अमाउंट था वो मेरा क्या था, ग्रॉस अमाउंट। कुछ भी नहीं है, बस मेन जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फ़र्क पता चलता है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चलता है कि मतलब इंक्लूसिव होने वाला है, एक्सक्लूसिव होने वाला है। बाकी जो है उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लूसिव ही मान के चलना, क्योंकि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही वैसी थी। बट अब ये वाला क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, और थोड़ी बहुत लैंग्वेज से आपको थोड़ा देखो, मान के चलो अगर आप लोग इसको एक्सक्लूसिव समझ के करते तो 1500 इंटू 20/100 कर देते, जो कि आपका 300 आ जाता, तो फिर आप लोग जो है उसी ऑप्शन को सही कर देते, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी क्वेश्चन की जो है वो लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ती है, हर बार ही जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चलती कि क्वेश्चन पढ़ा और कुछ नहीं आया तो एक्सक्लूसिव ही हो जाएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे हम लोगों को करना है। और जैसे इस क्वेश्चन में डिमांड थी कि हमको ग्रॉस अमाउंट दे रखा था, तो ग्रॉस से मेरे को नेट पे जाने के लिए ये वाला अब करना पड़ता है, जो भी मैं इंक्लूसिव के अंदर करता हूँ, ठीक है। तो आप एक अगर ऐसा सोच के चल लो कि जहाँ पे भी आपको दिया होगा सेल्स प्लस टैक्स, जहाँ पर लिखा होगा सेल्स प्लस टैक्स, जैसे कि मेरे को ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखा था सेल्स, ये देखो जो भी सप्लाई था प्लस इसमें सेल्स टैक्स था, तो ये मान के चलना कि ये जो है वो हमेशा नेट अमाउंट है, और जब भी नेट अमाउंट आएगा तो मेरे को जो एक्सक्लूसिव का जैसे मैं करता हूँ सेल्स टैक्स का वैसे करना है, यानी कि जो भी परसेंटेज होगा अपॉन में 100, ठीक है। और कभी मेरे को आप लोगों को बताया कि ऐसा ग्रॉस अमाउंट दे दिया परचेज और पेबल लेजर अकाउंट का, तो वो जो है वो हमेशा ग्रॉस पे आएगा, और वो हम उसको कैसे करने वाले हैं, जैसे हम इंक्लूसिव की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 339। पीच कंपनी ने रिटर्न करे हैं फॉल्टी गुड्स सप्लायर को, रिसीव करा है क्रेडिट नोट फ्रॉम द सप्लायर व्हेन रिकॉर्डिंग द क्रेडिट नोट इन द अकाउंटिंग सिस्टम। लाइम कंपनी भूल गई रिकॉर्ड करना सेल्स टैक्स को, इंस्टेड उसने ग्रॉस अमाउंट जो है 1296 का वो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में डाल दिया। ओके, बहुत ही बेहतरीन, मतलब इसने जो है वो परचेज रिटर्न में डाल दिया, ठीक है।
और इसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं बोथ पीच कंपनी और सप्लायर आर रजिस्टर्ड टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स 8% का है, और ग्रोस अमाउंट जो 1296 का है उसने जो है वो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में डाल दिया है। आप लोगों को क्रेडिट नोट सप्लायर से रिसीव हुआ था। तो अब आपको बताना है कि जो भी आपकी करेक्ट जो भी एरर है इसको ठीक करने के बाद आपकी क्या एंट्री बनेगी। देखो इसमें सबसे पहली बात बहुत ही आसानी तरीके से, अगर मैं कोई भी लॉजिक बिना लगाए ऑप्शन पे ध्यान डालूँ तो आप खुद ऑप्शंस पढ़ो, ठीक है। डेबिट में अमाउंट 96 का है, क्रेडिट में कितने का है 300 का। तो मतलब हमें ये पता है कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल होते हैं, तो ए ऑप्शन कट गया। बी में देखो 96 और 250 हैं, फिर से अमाउंट अलग अलग हैं, ये भी गया। सी ऑप्शन में 96 और 96 है, और देखो डी ऑप्शन में क्या है 96 और 250, यानी कि डी ऑप्शन भी कटा, तो सी ऑप्शन आपका ऐसे ही ठीक हो गया। और इसके बाद वापस से हमें लॉजिक से करना है। तो देखो 1296 का अगेन से ग्रॉस अमाउंट है। ग्रॉस अमाउंट में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है एज आ इंक्लूसिव की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो भी इंक्लूसिव आएगा, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो पूरा पोस्ट कितना कर दिया है, इन शीट देखो, इन शीट लिखा है पोस्ट द ग्रॉस अमाउंट टू द रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, यानी कि परचेज रिटर्न में जो भी आप लोगों को बढ़ा था। तो 1296 मेरा अमाउंट है, इनटू में मेरा कितना परसेंट है 8 अपॉन में 108 कर दूंगा, जैसा कि मेरा सेम अबव क्वेश्चन था। तो 1296 इंटू 8 अपॉन में 108 जो कि आपका होता है 96। तो इससे भी आपका आंसर क्या आ रहा है $96, ठीक है। और वैसे भी हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दे रखे थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 340। कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त $2000 की लेजर में लेमन कंपनी ने रिकॉर्ड कर दिया पेबल अकाउंट तो बढ़िया तरीके से, लेकिन जो दूसरी एंट्री करनी थी अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट की, in the ledger lemon correctly recorded the entry in the payables account and recorded the other entry in the allowance for receivable account, ठीक है। तो मतलब इन्होंने ऐसा कर दिया जैसे कॉन्ट्रा एंट्री का जो मतलब एंट्री क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री, देखो हम उसमें करते हैं पेबल्स को डेबिट कर देते हैं और रिसीवेबल्स को जो है वो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारी एंट्री। लेकिन इसने क्या भाई साहब ने कर दिया है कि जो पेबल्स की करेक्टली रिकॉर्ड किसको कर दिया है, पेबल अकाउंट को, यानी कि पेबल्स को डेबिट सही से करा है, लेकिन रिसीवेबल को क्रेडिट करने की जगह इसने क्या कर दिया, अलाउंस फॉर रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। ओ हो, करनी कौन सी थी, ये वाली। कर कौन सी दी है, ये वाली। तो अब आपको सही करना है, मैंने आपको बताया। देखो आपको करना क्या है, रिसीवेबल को क्रेडिट करना था ना, एक काम करो रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो। इसके बाद आपने गलती से अलाउंस फॉर रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है, तो इसको हटाने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रेडिट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसको अलाउंस फॉर रिसीवेबल को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट देखो यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है, तो ए और बी ऑप्शन तो पहले से ही कट गए। इसके बाद आप लोगों को बताना है कि अमाउंट कितना आएगा। यहाँ पे 2400 है और यहाँ पे 2000 का है। देख लो आप लोग, 2000 का जो है वो हमारे को अमाउंट दे रखा था और सेल से कितने का था, 20% का। बट हमें जो है सेल से एक्स्ट्रा कुछ करना होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है हम जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री का कर रहे हैं। अगर हम लोग करना चाहते तो देखो क्या करते, 2000 का फिर उसके वापस मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 120 करते, फिर वो 3 कुछ करके आ जाता, फिर उसमें माइनस करके करते। बट अभी आप लोगों को पता है कि हम लोगों को जो है करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम जो पूरा ऑफसेट कर रहे हैं वो ग्रॉस अमाउंट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको जो है वो टैक्स हटाने की ज़रूरत है पड़ेगी नहीं, और 2000 से यानी कि डी ऑप्शन से जो है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम टैक्स का जो भी चीज़ है वो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। जो हमारा ग्रॉस अमाउंट है यानी कि $2000 का, जो कि हमारे लेजर में दे रखा है, उसी से जो है वो हम एंट्री को जो है वो रेक्टिफाई कर देंगे काइंड ऑफ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 341। इसमें आप लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पर व्हेन रिकॉर्डिंग अ परचेज इनवॉइस फॉर द रिपेयर ऑफ लैपटॉप, तो रिपेयर कर रहा था अपने लैपटॉप क्रेडिट सप्लायर से, ऑरेंज कंपनी से, लेकिन इट इज़ एन एडिशन टू नॉन करेंट एसेट, मतलब आपने रिपेयर को डेबिट करना था, बट आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने एक एसेट को रिकॉर्ड कर दिया जो कि है नॉन करेंट एसेट्स को, ठीक है। और रिपेयर की कॉस्ट थी $500 की, और ऑन विच सेल टैक्स जो था वो 15% का चार्ज हुआ, और ऑरेंज कंपनी रजिस्टर्ड है सेल्स फॉर टैक्स के लिए। तो क्या जनरल एंट्री की एडजस्टमेंट होनी चाहिए इस एरर को सही करने के लिए। तो अगर हम इसको सही कर भी, तो यहाँ पे मान लो पेबल तो जो भी मतलब इसकी जो एंट्री है वो तो सही होगी, बट आप लोगों ने जो है वो दिक्कत इसमें डेबिट साइड पे करी है, ठीक है। तो हमें डेबिट क्रेडिट का तो पता चल गया। रिपेयर को मेरे को डेबिट करना था, बट मैंने कर किसको दिया, नॉन करंट एसेट्स को। तो देखो जिसको करना होता है उसे कर दो। रिपेयर को डेबिट करना था, एक काम करो रिपेयर को डेबिट कर दो। नॉन करंट एसेट्स को आपने गलती से डेबिट कर दिया, तो इसको हटाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 नॉन करंट एसेट हो गया। तो रिपेयर टू एनसीए होना चाहिए, यानी कि पहला और ए और बी ऑप्शंस में से ही आपका कोई आंसर होने वाला है। अब आपको ढूंढना है कि आपका अमाउंट क्या होगा, 500 होगा या फिर 575 होगा। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन हैं, जो भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें सेल्स टैक्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं लिया गया है ना। ऊपर 340 क्वेश्चन में लिया गया था रिसीवेबल और अलाउंस फॉर रिसीवेबल के अंदर,
क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री थी तो 2000 का डॉलर्स का जो भी हमने था 20% उसमें ऐड नहीं किया था। तो इसमें भी जो हमने रिपेयर्स करे हैं 500 के, इसमें हम सेल्स टैक्स को ऐड नहीं करने वाले हैं और ये ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि रिपेयर्स को आप डेबिट कर दोगे और नॉन करेंट एसेट को क्रेडिट कर दोगे कितने से, $500 से ही 15% का, यानी कि सेल्स टैक्स का कोई भी जो भी इन्होंने जैसे आपको कैप्लन वगैरह ने कर रखा है तो इन्होंने सेल्स टैक्स का जो है वो इनकॉर्पोरेशन नहीं कर रखा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएँ जिसमें आपको रिपेयर या फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो अमाउंट आ गए, पेबल्स के हो गए, रिसीवेबल्स के हो गए, या फिर जैसे अब आपको इसमें जो है वो इसका रिपेयर नॉन करेंट एसेट्स का आ गया, तो इसमें जो भी आपको सेल्स टैक्स वगैरह आ जाए आप उसको रिकॉर्ड ना करो और जो ग्रॉस अमाउंट है यानी कि $500 का उसी को इनकॉर्पोरेट करके जो है वो आप अपने आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि आई डोंट नो इन्होंने मतलब क्यों जो है वो सेल्स मतलब ये वाले टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं कर रखे इसमें, ठीक है। तो आंसर के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ही सही होना चाहिए। बाकी येस सेल्स टैक्स इंक्लूड किया जा सकता था, बट ऐसी एजम्पशंस मान के चल सकते हो आपकी ऐसा एज्यूम करा हुआ है कि जो बिज़नेस है उन लोगों ने ऐसी सोच रख के करी है कि उन्होंने नेट अमाउंट जो है वो गलती से ले रखा होगा, तो हम भी नेट अमाउंट ही करके रखेंगे, ठीक है। तो यस बाकी यही था यार आंसर। अब बाकी अब जैसा बुक वाले कहेंगे हम लोगों को तो वैसे ही फॉलो करके चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यस आंसर थोड़ा सा मतलब टैक्स वगैरह का इंक्लूजन होना चाहिए था बट नहीं हो रखा है, और जैसे बुक में आंसर है तो हमें भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा और ऐसे एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो भी इन लोगों ने ऐसा मान के रखा है कि जो भी सेल्स टैक्स वगैरह है वो उन्होंने नेट अमाउंट पे करके रखा है, ठीक है। तो जो भी नेट अमाउंट चल रहा है उसी से हम लोगों को मानना पड़ेगा। जैसे कि 500 का है तो 500 से ही करना पड़ेगा, इस पर हमें सेल्स टैक्स नहीं डालना, ना इस पर और ना जैसा ऐसे ऊपर वाला क्वेश्चन है इस पर, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 342 इसमें कह रहे हैं व्हेन रिकॉर्डिंग अ सेल्स इनवॉइस फॉर अ क्रेडिट कस्टमर डेट कंपनी रिकॉर्डेड द नेट अमाउंट एज 1000 इंस्टेड ऑफ 100, मतलब $100 से करना था बट उसने 1000 से कर दिया है। सेल्स टैक्स है 10% का अगेन, और आप लोगों को चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसमें देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको नेट अमाउंट दे रखा है, तो नेट अमाउंट में मैंने आपको बताया था जैसे एक्सक्लूसिव में हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे होगी। तो 1000 का है, आप लोगों को पता है कि 10% जो है वो आप लोगों का सेल्स टैक्स दे रखा है, ठीक है। तो हमारी सही एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए थी, जो मतलब करेक्ट एंट्री है, तो आप लोगों को क्या करना था, रिसीवेबल्स को जो है वो डेबिट कर देना था, है ना। रिसीवेबल को डेबिट करोगे, सेल्स को क्रेडिट कर दोगे, टू सेल्स और टू सेल्स टैक्स आ जाएगा, ठीक है। सेल्स आप लोगों की जो है वो कितने की थी 100, तो यहाँ पे इन्होंने सेल्स जो है वो 100 से क्रेडिट कर दी होगी, और जो सेल्स का टैक्स है और जो कि 10% है, तो 100 का 10% कितना होता है, विच इज़ होता है आपका 10। तो सेल्स 100 से और सेल्स टैक्स 10 से, तो रिसीवेबल कितने से डेबिट होगा, 10 से। तो एंट्री कौन सी, ये वाली जो है वो एंट्री होनी चाहिए थी, बट हो क्या गया, इन्होंने गलती से जो 100 अमाउंट है यानी कि सेल्स का 100 अमाउंट जो है ना, इसको 1000 कर दिया। तो अब इन्होंने एंट्री क्या कर दी, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करेंगे, तो इन्होंने एंट्री क्या कर दी है यहाँ पे, टू सेल्स कितने से क्रेडिट कर दिया है, 1000 से, ठीक है। अगर सेल्स 1000 की है तो सेल्स टैक्स कितने का होगा, सेल्स टैक्स ऐसे लिख देंगे 1000 का जो कि 10% होता है वो होता है 100। तो अब इन्होंने रिसीवर को किससे कर दिया होगा डेबिट, 1100 से, ठीक है। तो इन्होंने एंट्री कर दी है ये, बट ये देखो ये वाली एंट्री इन्होंने कर दी है, ये वाली एंट्री करनी चाहिए थी। तो अब आपको पता है कि आपको जो है वो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या एंट्री करनी चाहिए। देखो रिसीवेबल डेबिट कितने से होना चाहिए था, 110 से, बट रिसीवेबल को डेबिट कितने से किया हुआ है, 1100 से, यानी कि मैंने रिसीवेबल को ज़्यादा से डेबिट कर रखा है। कितने ज़्यादा से, देखो 1100, 1100 माइनस 1110 विच आपका होता है 990। तो मैंने 990 से जो है उसको ज़्यादा से डेबिट कर रखा है। तो अगर डेबिट ज़्यादा कर रखा है तो इसको कम करने के लिए क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 990 से, और सेल्स को मेरे को करना था 100 से क्रेडिट करना था, बट मैंने कर किससे दिया है, 1000 से क्रेडिट कर रखा है। अब देखो मैंने इसको जो है वो ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है, कितने से, 1000 माइनस 100 विच इज़ आपका होता है 900। तो 900 से मैंने सेल्स को ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है, और क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। तो सेल्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 900 से। वही सेम अब टैक्स को करना था मेरे को 10 से, बट मैंने करा कितने से, 100 से। वही जो है 100 माइनस 10 जो कि होता है आपका 90। 90 से टैक्स को क्रेडिट ज़्यादा से कर रखा है, आप क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेबिट कर देंगे सेल्स टैक्स विच इज़ आपका होता है 90, और ये आपके जनरली बचेगी सेल्स टैक्स डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, जो कि आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, टेंजरिन कंपनी है मेड अ सेल टू क्रेडिट कस्टमर फॉर 500 प्लस सेल्स टैक्स है आपका 40% का, जो कि रिकॉर्ड किया गया करेक्टली जनरल लेजर में, ठीक है। इसके बाद कस्टमर ने सब्सिक्वेंटली रिटर्न किया है हाफ ऑफ द गुड्स एज दे वर डैमेज्ड अपॉन रिसीव। तो 500 के जो है वो थे, साथ में 40% का सेल्स टैक्स था, ठीक है। बाकी जो है आधे जो है वो गुड्स वापस कर दिए गए हैं, देख रहे हो, रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स, क्योंकि जो है वो उन लोगों डैमेज लग रहे थे। तो द एंट्री फॉर द क्रेडिट नोट इन द रिसीवेबल अकाउंट वॉज मेड करेक्टली, तो जो रिसीवेबल का था वो तो सही से रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जो दूसरी एंट्री थी वो उसमें रिटर्न इनवर्ड अकाउंट था और वो जो है वो गलत कर दी काइंड ऑफ। तो हमें मतलब सेल्स टैक्स का देखना है। तो इसको समझने के लिए पहले एक काम करते हैं, वापस से वही सेल्स रिटर्न वगैरह वो सब चीज़ें करते हैं और थोड़ा सा छोटा करेंगे और इस सब चीज़ों को हटा देते हैं। तो सबसे पहली बड़ी बात जो है वो मेन ये है कि 500 की हम लोगों ने सेल करी है, ठीक है। 40% उस पर टैक्स था, तो 500 का 40% क्या होता है, 500 इंटू 40% ये होता है 200, ठीक है। तो 200 का जो है वो हमारा टैक्स आ गया और 500 की जो थी हमने सेल करी थी, ये दो टोटल है, तो ग्रॉस अमाउंट कितने का हो गया, 700 का। अब देखो 200 का ये है, ये हमारी सेल्स है और ये हमारा सेल्स टैक्स है। अब आपको पता है सबसे पहली बात कि हमारे जो है वो आधे गुड्स रिटर्न हुए हैं, तो हमें हाफ़ पे ही जो है वो पूरा चीज़ें जो है वो संभालनी पड़ेंगी। तो हमारा रिटर्न कितने का हो गया, जो हमारा रिटर्न होगा वो इसका आधा होगा, यानी कि जितना सेल्स किया है, 500 की सेल्स थी तो 500 का आधा कितना होता है, 250, ठीक है। इतने की मेरी सेल जो है वो रिटर्न हुई और सेल्स टैक्स मेरा 200 का था, बट सेल अब आपको पता है आधे रिटर्न गुड्स हुए हैं, तो इसके अभी आधा ही आएगा, तो सेल्स टैक्स भी कितना होगा, $100 का। तो अब मेरे को जो है वो एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी थी, सेल्स टैक्स को जो मतलब जैसे मेरा सेल्स रिटर्न है, ठीक है, मैंने सेल्स रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न को मेरे को डेबिट कर देना था कितने से, $250 से। इसके बाद जो है मैं सेल्स टैक्स को जो है वो उसको डेबिट कर देता $100 से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 250 और 100 कैसे आया। और मैं क्रेडिट किसको कर देता, रिसीवेबल को, ठीक है, क्योंकि रिसीवेबल वो कम हो रहे हैं क्योंकि मैंने गुड्स रिटर्न करे हैं और कितने से हो जाते हैं, 350 से। ये वाली जो है वो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन मैंने जो है वो क्या एंट्री करी है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन हमें क्लियर है। तो मेरे को करनी चाहिए थी ये वाली एंट्री, बट मैंने कौन सी एंट्री कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है, रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न मानते हैं, सेल्स रिटर्न को मैंने डेबिट कर दिया है कितने से, 350 से। और मैंने क्रेडिट क्या करा है, रिसीवेबल को मैंने जो है वो 350 से ही करा है, इन्होंने बताया रिसीवेबल को जो है वो हमने सही अमाउंट से कर दिया है, और लेकिन सेल्स रिटर्न को मैंने 350 से डेबिट कर दिया है। अब सही एंट्री करने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, जो जैसे कि हम करते ही आए हैं, ठीक है। तो ये वाली एंट्री सही थी, ये वाली हम लोगों ने कर दी, तो अब इसको सही करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो इसको हटाते हैं। सबसे पहली बात, सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट हो रहा था 250 से और हमने कितने से कर दिया है, 350 से, यानी कि हमने 100 से जो है वो डेबिट ज़्यादा कर रखा है। अब ज़्यादा डेबिट कर रखा है तो डेबिट को हटाने के लिए क्या करूँगा, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न को मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा 100 से। इसके बाद यहाँ पे सेल्स टैक्स देखो, यहाँ पे 100 का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल्स टैक्स इसने इंक्लूड ही नहीं किया हुआ है, तो आपको सेल्स टैक्स डालना पड़ेगा। सेल्स टैक्स डालोगे कितने का डालोगे, यहाँ पे 100 का है और यहाँ पे किया ही नहीं हुआ, तो 100 से आपको डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है बट यहाँ पे कुछ किया ही नहीं हुआ, तो करने के लिए सॉरी यहाँ पे डेबिट कर रखा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो ये वाली एंट्री बन जाएगी, सेल्स टैक्स टू सेल्स रिटर्न 100, जो कि आपका आंसर यहाँ पे आएगा सेल्स टैक्स और सेल्स रिटर्न $100, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो गया। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी कम थे लेकिन टाइम देख सकते हो, तो यस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग टाइप हो सकता है। बाकी हाँ, ऊपर वाले एक दो क्वेश्चन जिसमें आपको मैंने बताया कि सेल्स टैक्स का इन्होंने इंक्लूजन नहीं लिया हुआ, ये वाले दो क्वेश्चन में इसका पता नहीं इन लोगों ने किस हिसाब से आंसर निकाला है। बाकी यस, बाकी जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए होगा आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।